हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने कल तक जो कंप्लीट किया था अपने भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत के बुक के बारे में बुक जो पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो इससे आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चलते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता निम्नानुसार थी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 1833 के जो चार्टर अधिनियम है उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला अधिनियम की विशेषता, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसका विशेषता है, बना दी क्या लिखा हुआ है, और जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस दूसरा पॉइंट है, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायक संबंधी शक्तियों को वंचित कर दिया। भारतीय गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत पे विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा। नियामक कानून जैसे कि हम लोग जानते हैं, नियामक कानून मतलब मान के चलिए कोई एक्ट है जो पहले से बना है, मान के चलिए जो 1853 से पहले बना हो, इससे पहले के एक्ट जैसे 1851 बना, इसे नियामक कानून कहा गया। और इसके बाद मतलब 1854 में जो एक्ट बना उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्ट। एक्ट मतलब जो अभी एक्ट अधिनियम कहेंगे। तीसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यावहारिक निकाय के रूप में भी रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। मतलब इसी एक्ट से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक मतलब बिजनेस राइट्स है, उसको बिजनेस राइट्स को ख़त्म कर दिया गया। और जो ये है ये पूरा फुल्ली राज मतलब पूरा होल इंडिया पे अपना प्रशासन करना स्टार्ट कर दिए। क्या करना स्टार्ट कर दिए? प्रशासन करना स्टार्ट कर दिए। तो उनका पूरा राइट्स बंद कर दिया गया जो कि बिजनेस राइट्स थे। इसके तहत कंपनी और ब्रिटिश राजशाही और उसके तहत विश्वास तहत कब्जे में रहे गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवक के चयनों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को भी किसी पद, कार्यकाल और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। तो हम लोग का 1833 का चार्टर अधिनियम और इसकी विशेषताएं कंप्लीट हो गई। अब हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम और उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं नियम अनुसार थी। अब इसकी विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल पद की परिषद विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया। इसके तहत 6 नए परिषद जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्द में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वह प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार की विशेष कार्यों के रूप में जाना गया जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व पर आरंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से चार चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। और नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे ताज का शासन, क्राउन रूल।
क्राउन रूल में क्या होता है ना, क्राउन रूल मतलब, क्राउन रूल में जो डायरेक्ट जो ब्रिटिश ब्रिटिश रूल जो है डायरेक्ट जो इंग्लैंड से किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? इंग्लैंड से। इंग्लैंड की रानी जो है वो करेंगी हमारे देश पे डायरेक्टली राज। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हुआ था 1800 ये जो रूल लागू हुआ था तो 1857 में जो हमारे देश में क्रांति हुई थी, जो कि हमें ग्रेट रिवेलियन बोलते हैं और बहुत सारे नाम हैं इनके, तो हम लोग ये बोलते हैं नागरिक विद्रोह बोलते हैं जो हुआ था, ये हमारे हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा, नागरिक विद्रोह ये बोलते हैं। तो इस अधिनियम में ना तभी तभी इस अधिनियम को 1858 का शासन अधिनियम लागू किया गया और इसमें बताया गया कि अच्छा शासन 1857 की क्रांति के बाद किया जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं और पढ़ाई करते हैं। 1858 भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग क्राउन का भी शासन, ताज का शासन कहते हैं। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, जो यहाँ काम करते थे, बहुत सारे जो चीज़ होते उनको ख़त्म करके एक राजस्व संबंधी का शक्तियाँ जो है सीधे ब्रिटेन की महारानी, सीधे ब्रिटेन के संसद से चलता था हमारे देश में। तो इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं उसके बारे में हम लोग पढ़े। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर भारत का वाइसराय कर दिया गया। वह भारत में मतलब वाइसराय भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने, मतलब लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वाइसराय बना। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर दिया। भारत में शासन के द्वैत शासन प्रणाली, और यही जो एक्ट है, इसी एक्ट के कारण जो भारत में द्वैत शासन चालू हुआ था, द्वैत शासन वो खत्म कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंतः संसद के प्रति उत्तरदायी था, मतलब वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। चौथा है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव को बनाया गया। नेक्स्ट, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो कि एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, मतलब ये एक मुकदमा करने के लिए निकाय था जो कि भारत के प्रति इंग्लैंड में मुकदमा करेगा, और इस जो निगमित निकाय था इस पे भी मुकदमा हो सकता था। 1858 के कानून के प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरियों में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। तो हम लोगों का ताज का शासन भी खत्म हो गया, और अब हम लोग पढ़ेंगे 1861, 1892, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए गए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 में भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं, अब इसका हम विशेषताएं पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वाइसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण
आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। तीसरा है बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वाइसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में आरंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वाइसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। एक सदस्य या एक अधिक सरकारी विभागों का एक अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वाइसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। एक ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। मतलब एक फरमान जारी कर सकता था और ये जो फरमान होता था वो सिर्फ 6 महीने के लिए मतलब वैलिड होता था। आगे 1892 के अधिनियम की विशेषताएं, तो हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों की ही रहती थी। इसने विधान परिषदों में कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने की, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तीसरा है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वाइसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 के अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम को मॉडले मिंटो सुधार भी कहा गया। मॉडले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना था। उस टाइम मॉडले जो गवर्नर जनरल थे, भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। सॉरी, मेरे से गलती हो गई। वहाँ पे लॉर्ड मॉडले इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे। मॉडले राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे भारत के वाइसराय थे। उन्हीं के नाम पे इस अधिनियम का नाम जो है 1909 के अधिनियम का नाम मॉडले मिंटो सुधार भी रखा गया। भारत नाम से भी जाना जाता है। अब पहला इसका है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 6 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्होंने विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। आगे है भारत शासन अधिनियम 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसके बारे में आगे अब चर्चा कर रहे हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं। पहला है, केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर उनके पृथक
कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्यों में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद का सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, द्वैध यूनानी शब्द डायआर्की से उत्पन्न है, द्वैध। नेक्स्ट, इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विशासनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। मतलब 6 सदस्य होते थे, उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। उच्चायुक्त, लंदन में उच्चायुक्त का कार्यालय मतलब ऑफिस का सृजन किया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, जिसे हम लोग अब साइमन आयोग बोलते हैं। तो साइमन आयोग के बारे में हम लोग कल, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइमन आयोग से। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं और मैं भी एक आपकी तरह कहूँ तो एक स्टूडेंट हूँ जो अपना खर्चा निकालने के लिए इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, हेल्प करें मेरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।